सुनने वालों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय और सभी का स्वागत। हम इस महत्वपूर्ण जो शिक्षा है अष्टांग मार्ग की। वेदरत्न सर, हाँ जी, थोड़ा पीछे हो सकते क्या? आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ, यस सर, यस। अब ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। यस। हाँ, और ये जो आवाज क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ओके, ठीक है। तो हम इस महत्वपूर्ण शिक्षा या यूं कहिए कि बुद्धिज्म ही है, अष्टांग मार्ग यही बुद्धिज्म है। तो उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को और गहराई में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सत्रों में हमने यह देखा कि हमारी योग्य दृष्टि होनी चाहिए और योग्य दृष्टि के तहत हम किसी सृष्टिकर्ता को या ईश्वर को न माने, फिर हमारे शरीर में कोई आत्मा है ऐसा भी न माने, और तो यह विश्व जो है वह प्रतीत्य समुत्पाद से संचालित है। हमारा हर इंसान का जीवन या हर सजीव का जीवन परस्परावलंबी है, सब कुछ अनित्य है और सभी मनुष्य मात्र समान है। इस दृष्टि को धारण करते हुए हमें अपनी भावनाओं को बदलने की जरूरत है। तो फिर हम आते हैं योग्य दृष्टि से योग्य संकल्प पर। तो यह जो सम्यक संकल्प का भाग है, योग्य संकल्प, तो यह योग्य संकल्प के तौर पर हम अपनी भावनाएं अपने दृष्टि के अनुसार हम बदलना चाहते हैं, और जब तक हम वो बदलेंगे नहीं तब तक हम जो परिवर्तन का 6 अंगों का मार्ग है वह हम नहीं कर पाएंगे, या वह हमारे जीवन में हम नहीं उतार पाएंगे, उसके अनुसार आचरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ये भी देखा कि हमें किस तरह हमारी भावनाएं बदलने की जरूरत है, हमें अपने भावनाएं बदलने के लिए किस तरह से पर्याय ढूंढने की जरूरत है, और मुख्य तौर पर हमने यह देखा कि हमारी 6 विधायक भावनाओं पर हमें कार्य करते हुए उन 6 विधायक भावनाओं में जितने ज्यादा समय तक हम जी सकते हैं उतने ज्यादा समय तक हमें जीने की जरूरत है, ताकि उस तरह हम भावना बदलने के बाद फिर हम इस बदल के मार्ग पर आ सकते हैं। और वह भावनाएं थी, तो पहले हमें नैष्कर्म्य, अव्यापाद और अभिहिंसा, यह 3 भावनाओं के तहत कार्य करना है। विधायक तौर पर हमें दान, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और श्रद्धा, इन विधायक भावनाओं को हमारे अंदर बढ़ाना है। तो हम मान के चलते हैं कि यह हमारी दृष्टि है और उस दृष्टि के अनुकूल हमारी भावनाएं हमने बदल दी है। फिर उसके बाद आज से जो होता है वो सही माने में हमारे जीवन का परिवर्तन का हिस्सा है, कि हम किस तरह से अपने जीवन को पूरी तरह से आचरण में उतारते हैं। क्योंकि यह दोनों बातें जो है, यह दोनों बातें एक तरह से अंतस्थ
है या उतनी स्पष्ट तौर पर नहीं आती है, या वो व्यवहार में हम नहीं देखते हैं। उदाहरण के तौर पर कि जैसे हमारी दृष्टि है, हम किस दृष्टि से है वह किसी व्यक्ति को देखने से हम नहीं जान सकते कि यह कौन से दृष्टि वाला व्यक्ति है। वैसे ही फिर उसकी भावनाएं कैसी है, तो भावनाओं का असर जो चेहरे पर होगा, वो चेहरे पर से हम कुछ हद तक लेकिन उतना सही नहीं कर सकते। तो हाँ, यदि उसको गुस्सा आया तो हम कह सकते कि नहीं, ये थोड़ा सा भी नकारात्मक मानसिक अवस्था में है, वो हंसमुख है, प्रसन्न है, तो ये खुश है, ऐसा देख सकते हैं। तो इस तरह से भावनाएं उतनी चेहरे पर थोड़ी सी दृष्टिगोचर होती है, लेकिन उतनी भी एक्सप्रेस हम नहीं कर पाते। तो यह हमारे अस्तित्व से एक्सप्रेस न करने वाली बातें हैं। और ये दोनों बातें जो हैं, यह दोनों बातें, पहली बात जो है दृष्टि की, वह है हमारे क्या कहेंगे, बुद्धि से, बौद्धिक अंग से, या हमारे सर से, या हमारा जो बौद्धिक अंग मैंने कहा इसके पहले, तो बौद्धिक अंग है हमारी दृष्टि, उससे संबंधित है। और दूसरी जो भावनाएं हैं वह हमारे है हृदय से। सो जब हम यह कहते हैं कि काया, वाचा और मन, इस तरह से हम शरणगमन करते हैं, या इस तरह से हम अपने अस्तित्व को बदलते हैं। बुद्ध धम्म में काया, वाचा और मन इस तरह से होता है। और सर्वसाधारण तौर पर ऐसा समझा जाता है कि बुद्धि जो है वो हमारे सर में है, और हृदय जो है वो हमारे छाती में है, या दिल जो है वो हमारे छाती में है। तो सर और दिल, हृदय, छाती, इसके बीच में वाचा है। सो यह एक हमारा मस्तक या सर, दूसरा हमारा कंठ, और तीसरा हमारा हृदय। तो यह हमारे 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, और 3 प्रमुख हिस्सों से हम अपना जो व्यवहार है, अपना जो जीवन है, वह जीते हैं। हम बुद्धि से सोचते हैं, हृदय से हमारी भावनाएं होती है, हृदय से हम कार्यरत होते हैं, और वाचा से हम दूसरों के संपर्क में आते हैं और दूसरों से संपर्क करते हैं। सो इस तरह से काया, वाचा और मन, इस बात को यदि ध्यान में ले तो काया को लेकर हम अपने बुद्धि को समझे, वाचा को लेकर हमारा कंठ समझे, और मन को लेकर हम हमारा हृदय समझे। एक्चुअली मन में ये तीनों, जिस दिन सब पहले दिन मैंने बताया कि मन में ये तीनों बातें हैं, लेकिन आज समझते वक्त हम इस तरह से भी उसको समझे, तो इमीडिएटली हम आज का जो हिस्सा है एकदम सम्यक वाचा का है। सो पहला अंग दृष्टि का, दूसरा अंग उसके अनुसार भावनाएं बदलने का, मतलब हृदय परिवर्तन होने का। सो बुद्धि के अनुसार हृदय परिवर्तन हुआ, तो हृदय परिवर्तन के बाद आता है हमारी वाचा। यह हमारा अस्तित्व का हिस्सा है, और बुद्ध धम्म में इन 3 बातों को महत्वपूर्ण है, काया, वाचा, मन। और काया, वाचा, मन से हम अपने पूरे अस्तित्व की शुद्धि करें। सो हमारे जीवन की जो शुद्धि है, हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन इन 3 अंगों से बना है, ऐसा हम समझ सकते हैं, या ये 3 अंग हमारे जीवन में किसी न किसी तौर पर कार्यरत रहते हैं। बौद्धिक तौर पर हम कार्यरत होते हैं, भावनिक तौर पर कार्यरत होते हैं, वाचिक तौर पर कार्यरत होते हैं, और इस माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो यह जो है वाचा का हिस्सा बुद्धि और भावना के बाद
तुरंत आता है। और हम कुछ करें या न करें वो बात की बात है, लेकिन हम बात तो हमेशा ही करते हैं। हम शारीरिक कृति कोई करे या न करे, लेकिन हम बातें तो करते ही हैं। हमारी जो दृष्टि है वो भी हम अपने वाचा से व्यक्त करते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो भी हम वाचा से व्यक्त करते हैं। तो इसलिए यह जो वाचा का अंग जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारी दृष्टि को भी व्यक्त करने के लिए और हमारे भावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए। इसलिए यह वाचा का अंग एकदम सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, भावनाओं के बाद तुरंत वाचा है जो तुरंत व्यक्त होता है। सो इस तरह से हम आज का जो ये अंग है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यूं मानो कि हम जब से यदि हम बात नहीं करेंगे, मान लो कि कोई छोटा सा बच्चा है और वो 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लेकिन कुछ भी बोलता नहीं है, तो उनके माता पिता को कैसा लगेगा? क्या समझेंगे वो? खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे, दुखी होंगे कि मेरा बच्चा गूंगा तो नहीं है, ये बोल क्यों नहीं रहा है, अभी तो 3 साल का हो गया, फिर भी इसके मुंह से शब्द नहीं निकलता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है। और उल्टा समझिए कि 8-9 महीने का ही कोई बच्चा है और वो माँ 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 कहने लगा, बा बा कहने लगा, तो कैसे खुश होते हैं घर के लोग। तो इस तरह से बोलना, वाचा से व्यक्त करना, यह मानवीय जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं वाचा से, और हम अपनी दृष्टि, विचार वो भी व्यक्त करते हैं वाचा से। और वाचा यह जो एक प्रकार का जो है एक मानवीय संपर्क है। हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम बात नहीं करेंगे तो कैसा हो पाएगा? हम भी चुप रहेंगे, वो भी चुप रहेंगे तो कैसा होगा? बड़ा अटपटा सा लगेगा। तो ह्यूमन संपर्क, एक ह्यूमन कम्युनिकेशन, एक मानवीय संपर्क, ये अत्यंत अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सो इसलिए भी हम यह समझे कि यह वाचा का अंग पहले दृष्टि और दूसरी भावनाओं के बाद तुरंत हम वाचा पर आ गए हैं। और यह वाचा इतना ही नहीं है, तो जो भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो किताबों के जो शब्द हैं वो भी तो एक प्रकार की वाचा है। किसी न किसी ने, मैं जो बोल रहा हूँ ये कुछ शब्द ही तो बोल रहा हूँ। किताबों में जो लिखे हुए हैं वो शब्द ही तो लिखे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम सुनते भी तो है। मन में सुनते हैं, जोर से नहीं पढ़ते होंगे, मन मतलब पढ़ते ही है, आवाज में करते हुए भी पढ़ते हैं, तो फिर हमारा मन ही उन शब्दों को सुनता है। जोर से है तो हम अपने कानों से उनको सुनते हैं। तो इस तरह से हमेशा हम कुछ न कुछ सुनने का काम करते हैं शब्दों को, और कुछ न कुछ कहने का काम करते हैं। तो यह जो वाचा है, यह वाचा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वाचा के माध्यम से ही सारा ज्ञान है, इस वाचा के माध्यम से ही सारी संस्कृति है, इस वाचा के माध्यम से ही मानवीय भावनाओं का आदान प्रदान है, मानवीय विचारों का आदान प्रदान है, एक इंसान का दूसरे इंसान से नजदीक आने का भी एक माध्यम है कि हम वाचा के माध्यम से ही एक दूसरे से नजदीकी आते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सो इन सारे महत्वपूर्ण बातों को देखा जाए तो वाचा जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा हमारा अंग है। और वह अंग किस तरह से होना चाहिए एक बौद्ध जीवन जीने वाले का, आर्य अष्टांगिक मार्ग के तहत हम सर्वसाधारण तौर पर किस तरह से बोलते हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें जाने से वो कुछ अलग हिस्सा हो जाएगा। वो फिर जब आप 10 शीलों में 4 शील पढ़ते हैं तो उस 4 शीलों के तहत पढ़ने की कोशिश कीजिए,
नकारात्मक तौर पर, सकारात्मक तौर पर। आज हमारा जो हिस्सा है सम्यक वाचा का, क्योंकि योग्य वाचा, और योग्य वाचा क्या होनी चाहिए, परिपूर्ण वाचा क्या होनी चाहिए, परिपूर्ण वाचा के नीचे का जो स्तर है योग्य वाचा, वो क्या होनी चाहिए, उसी के तौर पर हम यहाँ बातें पेश करेंगे। हम कुछ बोल रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इंसान जो है सभी अन्य प्राणियों से हटकर है। इंसान के जैसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस तरह से अपना विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान कर सके। और इसलिए इंसान जो है एक अनोखा, एक यूनिक, एक अपने आप में अलग ऐसा प्राणी है। तो इस तरह से हम देखें कि यह वाचा कितनी महत्वपूर्ण है, और वाचा के तौर पर ही यह ढेर सारी बातें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि यह योग्य वाचा जो है वह 4 तरह से हो। ऐसे जब हम 10 शिलों का अभ्यास करते हैं उसमें भी है सकारात्मक शिलों के तौर पर, तो उसी के तौर पर हम योग्य वाचा को देखने की कोशिश करेंगे कि यह योग्य वाचा जो है, यह योग्य वाचा 2 तरह से होनी चाहिए। कौन सी 2 तरह से? उसके लिए भी जैसा मैंने कहा कि हमारा जो दृष्टि है वह दृष्टि सम्यक दृष्टि के तहत है, योग्य दृष्टि है। वह जिसको विजडम कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा के आधार पर हमारी दृष्टि है। हमारे वाचा से प्रज्ञा की झलक महसूस होनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, हमने सम्यक संकल्प देखा, तो सम्यक संकल्प में हमारे विधायक भावनाएं हैं। वह विधायक भावनाएं हैं दान की, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और श्रद्धा की। यह विधायक भावनाएं हैं। तो यह विधायक भावनाएं भी वाचा से व्यक्त होनी चाहिए। तो ऐसा समझिए कि प्रज्ञा और करुणा यह हमारे वाचा से व्यक्त हो, और यदि प्रज्ञा और करुणा के तौर पर हम वाचा से व्यक्त करते हैं, हमारे वाचा से प्रज्ञा और करुणा व्यक्त होती है, तभी वो सम्यक वाचा हो सकती है, या उसके निचले स्तर पर वह योग्य वाचा हो सकती है। जब भी हम बात करें, जब भी हम वाचा का प्रयोग करें, जब भी हम किसी से संपर्क करें, तो उस संपर्क में प्रज्ञा का हिस्सा यानी हमारे योग्य दृष्टि के अनुसार और हमारे विधायक भावनाओं के अनुसार हम संपर्क करें, और वह योग्य वाचा होगी। और यह जो योग्य वाचा है यह 4 तरह से है। पहली है कि हमने सच बोलना चाहिए। दूसरा है हमने क्या कहेंगे, अफेक्शनेट, या एक लगाव पैदा करने वाली, या एक दूसरों को क्या कहेंगे हम, प्यार भरे या प्रेम से या सहृदयता से हम बात करें। तीसरी बात है, जब भी हम बात करते हैं तो वह बात उपयोग की होनी चाहिए, हमारे दोनों के उपयोग की होनी चाहिए, तो उसमें उपयुक्तता होनी चाहिए। और चौथी बात है कि वह मेल मिलाप करने वाली बात होनी चाहिए, सामंजस्य बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए, संघ की एकता बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए। तो इस तरह से यह योग्य वाचा है। पहला सच, दूसरा
सहृदयता या प्यार भरी, तीसरा मददगार, और चौथी सामंजस्य बढ़ाने वाली या फिर एकता बढ़ाने वाली। तो हम एक एक को लेकर आज हम थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। और इन चार मुद्दों पर यदि हम मतलब इन चार बातों को लेकर यदि हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से संपर्क करते हैं, किसी से संवाद करते हैं, तो इसका मतलब है वह हमारा सही में मानवीय संपर्क होता है। तभी वो हमारा सही में मानवीय संपर्क है। और ये यदि और उच्च तौर पर होता है तो वह आध्यात्मिक तौर पर होता है, तो वह हम समझे आदर्श मानवीय संपर्क है। तो ये योग्य मानवीय संपर्क कहिए हमारे स्तर का, जो इन बातों को लेकर हो, और उससे ऊंचा हो तो आदर्श मानवीय संपर्क कहिए। लेकिन योग्य मानवीय संपर्क हो या आदर्श मानवीय संपर्क हो, उसके ये चार पहलू है। और इन चार पहलुओं में एक के बाद एक जो है वो उच्च स्तर है। तो ये जो चार जो बातें बताई मैंने, यह चार वाचा के स्तर है और एक से बढ़कर एक स्तर है। सच से बढ़कर सहृदयता से या अफेक्शनेट या प्यार से बात करना वो ऊंचा स्तर है। उससे ऊंचा स्तर है मदद करने की भावना से बात करना, मदद हो उसको, उस तरह से बात करना। और चौथी बात है कि सामंजस्य बढ़ाने वाला हो या एकता बढ़ाने वाली बात हो, वह उससे ऊंचा स्तर है। तो इस तरह से एक से बढ़कर एक ऐसे चार ऊंचे स्तर पर ये मानवीय संपर्क होता है। और जब ये चारों बातें एक साथ होती हैं तभी वो सही में संपर्क है, और उच्च स्तर पर हो तो वो आदर्श संपर्क है। तो हम अब पहला हिस्सा देखते हैं, पहला स्तर देखते हैं सत्यवाचा का, कि हमने सच बोलना चाहिए। तो सच बोलने की शुरुआत जो है, कम से कम हमने जो जानकारी है, सही जानकारी देने से शुरुआत करनी चाहिए। कि जैसे अभी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट से दी, मुझे पता नहीं है, पार्टिसिपेंट से दी 20 है, तो हमने कहना चाहिए किसी को बताते वक्त कि एलुमनाई धम्म स्टडी जो चल रहा था आर्य अष्टांगिक मार्ग का, उसमें 20 एलुमनाई सहभागी हुई। यदि हम बताते वक्त ऐसे कह सकते हैं नहीं 30-40 थे, तो हम असत्य कर रहे हैं। तो इस तरह से बात करते वक्त जो भी है, तो उसमें जो फैक्चुअल एक्यूरेसी है, जो फैक्ट है, फैक्ट जैसी की वैसी रखने की अपने को आदत डालने की जरूरत है। हमारी आदत कुछ बिगड़ गई है, सर्वसाधारण तौर पर बिगड़ी हुई आदतें हैं हमें। हम फैक्चुअल कम बात करते हैं, हम एक तो बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं या तो घटाकर बात करते हैं। हम जैसी की वैसी बात नहीं रखते हैं। तो यहां है, जो चीज आपने जैसी देखी है वैसी रखने की कोशिश करना। आपका जैसा अनुभव है वैसा ही अनुभव रखने की कोशिश करना। तो यह जो फैक्चुअल एक्यूरेसी है, वस्तुनिष्ठता जिसको हम कहते हैं, मराठी शब्द है, पता नहीं हिंदी में भी वही है क्या, और लेकिन ऑब्जेक्टिविटी हो। सो ऑब्जेक्टिवली फैक्चुअल जो भी बातें हैं, वह बातें जैसी की वैसी रखने की अपने को आदत डालनी है। आप यदि कोई धम्म वर्ग में हैं, आप यदि किसी के साथ जा रहे हैं, आपकी बातें हो रही है, तो आप जैसी की वैसी रखने की कोशिश करें। वस्तुतः हम एक जगह से जब दूसरे जगह बताने की कोशिश करते हैं, हम फैक्चुअल बताने में बहुत कमजोर हो जाते हैं, और वही हमारा संपर्क गलत संपर्क की शुरुआत हो जाती है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
हमें अपने आप को योग्य दृष्टि से बदलने के लिए यह आदत डालने की जरूरत है कि हमने हर चीज को वस्तुनिष्ठता के तौर पर बयान करने की कोशिश करते रहना चाहिए। फैक्चुअल एक्यूरेसी हो, जैसा है वैसा कहने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा है उसी तरह से बात रखने की कोशिश होनी चाहिए। ये पहली बात है। ऐसा करने में क्या होता है? ऐसा करने में हम अपनी प्रामाणिकता को पेश करते हैं कि हम प्रामाणिक हैं, बात करने में प्रामाणिक है, जैसा है वैसा बताने में प्रामाणिक है, जो है वो बयान करने में प्रामाणिक है। हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कुछ उसको क्या कहेंगे या एकदम संक्षिप्त में जिसका कुछ मतलब न निकले, इस तरह से कुछ कह के, तो उसमें हम अपने एक बेईमानी पर आ जाते हैं, ऐसा उसका मतलब है। तो महत्वपूर्ण बात है कि यह यदि फैक्चुअल एक्यूरेसी के साथ साथ हमारी प्रामाणिकता और हमारी सिंसियरिटी, यह दोनों बातें वहां व्यक्त होती है, यह दोनों गुण भी विकसित होते हैं। सो इसलिए हमें यहाँ स्मृति का भी ध्यान रखना चाहिए, जागृति का भी ध्यान रखना चाहिए, और स्मृति जागृति के साथ किसी भी बात को बयान करना हो तो जैसा है वैसा बयान करने की हमने अपने आप में आदत डालनी चाहिए। वो हमारे योग्य दृष्टि के अनुसार बर्ताव करने की हिस्सा होगा। फिर यह किसी वस्तुनिष्ठ बातों को लेकर हो गया, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं क्या मैं वो बोल रहा हूं? जो मुझे लग रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, जो मेरी भावनाएं हैं, क्या मैं व्यक्त कर रहा हूं? सो आदमी बहुत ही एक प्रकार का बनावटी पेश होता है। वो अजागरूकता से होता है या कैसा होता है या जानबूझकर होता है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन इस मामले में भी हम बहुत कमजोर हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में आता है, वो किसी न किसी कारणवश हम बयान नहीं करते। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जैसा है वैसा बोल देते हैं। घर में कोई आया और बच्चा बाहर खेल रहा है और उसको बोलता है जाओ पापा को बुला के लेके आओ, वो दौड़ कर आता है और बताता है पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तो फिर जाकर वो कहता है बोल दे कि पापा घर में नहीं है, तो वही कहता है पापा पापा कह रहे हैं, पापा घर में नहीं है। ये होता है। फिर धीरे धीरे इंसान डर के कारण, कुछ अपनी इमोशंस के कारण और कुछ अन्य कारणों से वह झूठ बोलना, गलत बोलना या तोड़ मरोड़ कर बताना या छुपाना, इस तरह से पेश आते रहता है। तो यह जो है, जो मुझे लगता है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा है, वो हम नहीं बताने की कोशिश करते हैं। सोचिए आप सभी अलुमनाय हैं, क्या आपके मन में जो आता है, कभी आप मीटिंग में रहते होंगे, आपको जो कुछ भी रहता होगा, क्या वो आप सही तौर पर सहजता से कह सकते हैं या कह देते हैं या रुक जाते हैं, या मैं यार क्यों कहूं, लोग मेरे को क्या कहेंगे, मेरे को क्या समझेंगे, ये समझकर हमारे मन की जो बात है हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाते। तो ये भी बात होती है कि हम जो मन में आता है वह मन की बात हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाते। हम किसी न किसी कारणवश स्वयं को रोकते हैं, या फिर हम फिर बोलो ही मत, मौन रहिए, तो वो भी हम नहीं करते। तो हम तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वह गलत है। तो यह बात जरूरी है ट्रुथफुल में कि जो मन में है वही कहिए, यदि नहीं कहना है तो मौन रहिए। फिर दूसरी बात है भावनाओं की,
कि मेरे को गुस्सा आ गया या मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो आप बताइए कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं दुखी हूं। तो आदमी अंदर में दुखी रहता है और फिर पूछने आप कैसे हैं? ना ना मैं ठीक हूं। ये हमारी एक आदत सी हो जाती है बताने की, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, और अंदर रो रहा है लेकिन पूछते वक्त बताता है मैं ठीक हूं। तो इस तरह से हमें एक आदत सी हो गई है, और ये सारी गलत आदतें हैं हमारी। इन गलत आदतों को सम्यक वाचा के तहत, योग्य वाचा के तहत हमें बदलने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम यदि अष्टांग मार्ग का आचरण करना चाहते हैं तो ये अष्टांग मार्ग के तौर पर इन बातों पर ध्यान करना जरूरी है कि जो मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूं, जो मुझे फील होता है, जो मुझे फीलिंग होती है, वही मुझे व्यक्त करना है, और नहीं व्यक्त करना है तो मौन रहना है, लेकिन गलत नहीं कहना है। तो इस तरह से यह पहले सच बोलने का मतलब है। इन 3 बातों को यदि हम ध्यान में लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होता है हम विश्वास पात्र बनते हैं। तो विश्वास पात्र बनने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है सत्य बोलना। जो सच बोलता है वह विश्वास पात्र होता है, और विश्वास ये सबसे श्रेष्ठ नाता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। कि 2 व्यक्तियों में कोई नाता हो, 2 व्यक्तियों में कोई रिश्ता हो, और वह रिश्ता यदि श्रेष्ठ रिश्ता बनता है तो वह केवल विश्वास का रिश्ता होता है। हम परिवार में, समाज में ढेर सारे रिश्तों को लेकर जीते हैं। वह रिश्ते हमारे व्यवहारिक रिश्ते हैं, वह रिश्ते विश्वास के रिश्ते नहीं होते हैं। जीवन चलाने के लिए हमने व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे से रिश्ते जोड़ लेते हैं, और उस रिश्तों को निभाने के तौर पर हम जीते रहते हैं। लेकिन सही माने में आप यदि किसी के साथ विश्वास का रिश्ता तैयार करते हैं तो वह सबसे श्रेष्ठ बात है आपके जीवन की, और वह आपका धार्मिकता है। तो यह धार्मिकता हमारे अंदर पैदा हो, और इस धार्मिकता से हम जीवन जिए कि हम विश्वास पात्र बने, हम किसी न किसी के विश्वास पात्र बने, हम विश्वास से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। तो यह विश्वास इन 3 बातों से होता है। पहली बात कि हमने जो वस्तुनिष्ठता है, जैसा है वैसा बयान करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी बात रखने में हमने प्रामाणिकता का परिचय देना चाहिए। और तीसरी बात, जो भी हमें हमारे विचार हैं, जो भी मन में आता है, जो भी मन में हम सोच रहे हैं, उसी सोच को पेश करना है, और जो हृदय में भावनाएं हैं उसी भावनाओं को पेश करना है। और यदि हम नहीं कर सकते हैं तो केवल मौन रहना है, लेकिन गलत बयानबाजी नहीं करना है। उस आदत से हमें छुटकारा पाना है। इस तरह से यदि हम करते हैं तो हम किसी न किसी के लिए जरूर विश्वास पात्र बनेंगे। किसी न किसी के लिए मतलब हम जिसके भी संपर्क में हैं उसके लिए हम विश्वास पात्र बन सकते हैं। तो यह सत्यवाचा, यह पहली बात है। तो इस पहली बात से हम अपने आप को ध्यान में रखें कि यह योग्य वाचा का पहला स्तर है। योग्य वाचा का दूसरा स्तर है, जिसको इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, जिसको कहते हैं अफेक्शनेट स्पीच। अफेक्शन, लगाव, किसी के प्रति लगाव होना, किसी के प्रति प्यार होना, किसी के प्रति आत्मीयता पैदा होना। प्यार के बजाय लगाव और आत्मीयता, ये सटीक शब्द लगते हैं मुझे अफेक्शनेट स्पीच के तौर पर। तो किसी से आत्मीयता से बात करना, किसी के प्रति मन में लगाव हो, उस लगाव के साथ बात करना, यह दूसरा स्तर है अपने योग्य वाचा का।
सो पहले स्तर से हम दूसरे स्तर पर आए हैं कि हमारी जो बात करने की बात है तो हम अफेक्शनेट तौर पर बात करें। तो अफेक्शनेट तौर पर, लगाव तौर पर किसी से यदि लगाव है, लगाव कब होगा, कब लगाव पैदा होगा? लगाव तब पैदा होगा या आत्मीयता तब पैदा होगी जब हम उसको देखेंगे, जब हम उस व्यक्ति के प्रति जागरूक होंगे, जब हम उस व्यक्ति के प्रति हम एक अपना नाता जोड़ने के लिए या एक ह्यूमन रिलेशन जोड़ने के लिए हम उसके प्रति जागृति के तौर पर उससे अपने संबंध प्रस्तावित करने की कोशिश करेंगे। तो किसी के तरफ देखना, जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं, उसके प्रति हमारे मन में कैसे लगाव आ सकता है? असंभव है। तो देखना, किसी को देखना और जागृति के तौर पर देखना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह जागृति के तौर पर देखकर बात करना, यह उससे भी कठिन बात है। और इसी के लिए जहां तक मुझे लगता है, पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जो भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आता है, उनको पहले ही, जैसे ही वो शरीक होना चाहता है, वो शिविरों के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, जैसे ही वो संघ के साथ अपना थोड़ा सा ज्यादा परिचय बढ़ाना चाहता है, तो उन्होंने सबसे पहले बात रखी है वह कि आपका संपर्क कैसा हो, और उसके लिए संपर्क सराव करने के लिए उन्होंने कहा। और संपर्क सराव का पहला हिस्सा क्या है? पहली ही बात क्या है? आमने सामने बैठिए और एक दूसरे के आंखों में केवल देखिए। केवल देखना है, एक दूसरे के आंखों में सहजता से केवल देखना है, ताकि सामने वाला, जो आपके सामने वाला बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वह आपके जैसा ही है। क्या उसके प्रति आप जागरूक हैं कि वो आपके जैसा ही इंसान है? आपके जैसा ही भाव भावनाओं का, विचारों का बैठा हुआ एक पुतला आपके सामने है, वह इंसान है। तो आपके सामने बैठा हुआ जो इंसान है, उसको देखने के लिए ये सबसे पहले संपर्क सराव की पहली बात है कि उसकी आंखों में देखो। और फिर दूसरी बात होती है जो हम संपर्क सराव में पढ़ाते हैं, आंखों में देखकर ही बात कीजिए। सो 40-50 मिनट का जो संपर्क सराव होता है, वो इसी तौर पर होता है कि आंखों में देखिए, एक दूसरे के आंखों में देखिए और एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता बढ़ाइए, एक दूसरे के प्रति जागृति के साथ बात कीजिए और एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा कीजिए। मुझे अभी भी याद है, आज वो व्यक्ति इस संसार में नहीं है, लेकिन जब मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के पहले संपर्क में आया और पहले 3 दिन के शिविर में मैं जिस व्यक्ति के संपर्क में रहा, जिस व्यक्ति के साथ मेरा संपर्क सराव हुआ, उसके बाद कभी मैं उस व्यक्ति को नहीं मिला। अभी तक वो व्यक्ति इस संसार में है भी नहीं अभी, लेकिन इतने सालों में कभी मिला भी नहीं, लेकिन वो उस व्यक्ति का चेहरा मेरे मन से अभी भी नहीं गया। वो इतना गहरा हमारा संपर्क सराव रहा। पहला ही मेरा शिविर था, पहली बार मैं संघ के संपर्क में आया था, तो इतना गहरा असर होता है हमारे ऊपर कि जब हम किसी के साथ पहली बार क्योंकि वो जीवन का पहला अनुभव था कि किसी के सामने सहजता से बैठे हुए आंखों में आंखें डालकर सहजता से बात करना, सहज आंखों में आंखें डालकर देखना, शांति से देखना। तो यह जो आत्मीयता की बात है, यह आत्मीयता की बात बगैर किसी को देखे, उसके प्रति जागरूक हुए हम नहीं कर सकते। इसलिए हम एक दूसरे के प्रति हमारे मन में
मैत्री भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति जागृति होनी चाहिए। जागृति, मैत्री और लगाव के साथ, जो मैत्री का ही एक हिस्सा कह सकते हैं, मैत्री ये बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन जागृति और मैत्री के साथ, इसलिए हम आनापानसति और मैत्री भावना पर जोर देते हैं कि जागृति और मैत्री के साथ आप किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी के तरफ देखते हुए बात करते हैं, तो वह आपका अफेक्शनेट स्पीच में बदल सकता है। आप सच बोल रहे हैं और सच बोलकर जागृति के साथ बात कर रहे हैं, उसके तरफ देखते हुए बात कर रहे हैं, आत्मीयता से बात कर रहे हैं, तब वह आप अफेक्शनेट स्पीच में उसका एक रूपांतर हो सकता है। लेकिन ये जागृति से बात करने के लिए, दूसरे के आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए, आप सभी अनुभवी हैं जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि एनटीआई में भी हमने आपको पढ़ाया है, शिविरों में भी आप लोगों ने पढ़ाया है। जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, एनटीआई में नहीं भी होंगे लेकिन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए लोग होंगे, उनको भी पता है कि आंखों में आंखें डालकर बात करना कितना कठिन है। एक तो हम नीचे देखते हुए बात करते हैं, एक तो हम ऊपर देखते हुए बात करते हैं, दूसरे के सामने बैठे हुए होंगे तो उसके कंधे को देखते हुए बात करते हैं, लेकिन उसके आंखों में देखते हुए बात नहीं करते, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बात नहीं करते, उससे आत्मीयता से बात नहीं करते, उसके प्रति हम जागरूक नहीं रहते। उसके आंखों में देखने से क्या मतलब है? आंखों में देखने से मतलब है कि उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, वो कैसा है। आजकल पता नहीं डॉक्टर क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, लेकिन जब भी मेरा अनुभव रहा है, मैं जिस डॉक्टर के पास जाता रहा, वह डॉक्टर सबसे पहले सामने बैठते से ही मेरे आंखें देखता था, ऐसे नीचे आंखें खींचता था और आंखें देखता था। आंखें और जीभ देखकर वो मुझे दवा देता था, बस हो गया, उसका जांचना हो गया, उसकी बीमारी का निदान हो गया। जीभ देखेगा, बोलेगा जबान निकालो, आंखें देखेगा, बस हो गया, काम खत्म। हो बहुत ज्यादा हो गया तो हाथ, मतलब नाड़ी देखेगा या हाथ लगाएगा, बस। तो आंखें यह इतनी तरल है कि हृदय में क्या चल रहा, मन में क्या चल रहा, वो तुरंत आंखों में आता। आप यदि उस व्यक्ति के प्रति जागरूक हैं तो आप उसके आंखों में देखकर कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, सच बोलना है, मौन रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस आवाज में बात रखना है, वो सारा मामला सुलझ जाता है। लेकिन आप सभी अनुभवी हैं, यह कितना डिफिकल्ट है। आप परिवार में रहते हुए भी पारिवारिक सदस्यों के साथ क्या आप उनके तरफ देखकर बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम परिवार में रहते हुए भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए बात नहीं करते। खाना खाते वक्त भी होगा तो भी हम एक दूसरे की तरफ देखते हुए बात नहीं करते। कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता होगा या नहीं के बराबर होता होगा। लेकिन हम ढेर सारी बातें करते रहते हैं, इसलिए हमारा स्पीच जो है अफेक्शनेट स्पीच नहीं होता। और जब हम सच भी बोलते हैं तो सच दूसरों को तीखा लगता है, दूसरा आदमी टूटता है। क्योंकि जब हम सच बोल रहे हैं तो वो उसके आंखों में देखकर सच नहीं बोलते ना, तो हम जान नहीं पाते कि वो हमारा सच सुनने योग्य है या नहीं है, वो कौन से मानसिकता से सुन रहा है। तो जो सुनने वाला है उसकी मानसिकता क्या है वह नहीं है। तो हम एक दूसरे व्यक्ति को जो संबंध रखते हैं वह केवल हम अपने मानसिक प्रक्षेपण से संबंध रखते हैं, जिनको मेंटल प्रोजेक्शन कहते हैं। हम केवल अपनी मानसिक जो अपनी भावनिक जो प्रतिक्रियाएं हैं, भावनिक प्रतिक्रियाओं के साथ हम एक दूसरे से पेश आते हैं, इसलिए हमारा अफेक्शनेट स्पीच नहीं होता, आत्मीयता का स्पीच नहीं होता। क्योंकि हम जो कुछ भी बात करते हैं वो हमारी भावनिक प्रतिक्रियाएं होती है।
जो भी मानसिक तौर पर आता है वो भावनिक प्रतिक्रियाओं के तौर पर हम व्यक्त करते रहते हैं। इसलिए हमारा स्पीच आत्मीयता का स्पीच नहीं होता, वो लगाव का स्पीच नहीं होता, वो केवल एक भावनिक प्रतिक्रियाएं देना इतना मात्र हो जाता है। वो भावनिक प्रतिक्रियाएं फिर प्रेम की वार्तालाप में हो, गुस्से के इसमें हो, झगड़े के बातों में हो, वाद विवाद में हो, हर किसी चीज में हो, वो जो कुछ भी होता है वह केवल हमारा भावनिक प्रतिक्रिया हम व्यक्त करते रहते हैं। हम उस व्यक्ति को जानकर हम बात नहीं करते, इसलिए हमारी आत्मीयता भरी स्पीच नहीं होती, वाचा नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि हम दूसरे को देखें, देखकर बात करें, देखकर उसके प्रति जागरूक हो और जागरूक होकर बात करें कि वो असल में क्या चाहता है और जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूं क्या वो इस वक्त उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और जो भी मैं बात कर रहा हूं फिर वो मैं उसको जानकर आत्मीयता से बात कर पाऊंगा। तो यह दूसरा स्तर है जो सच बोलने से और ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ आपकी आनापानसति भी और यहाँ आपकी मैत्री भावना भी कार्यरत हो जाती है। आपकी आनापानसति और मैत्री भावना के तौर पर ही आप कार्यरत होकर अफेक्शनेट स्पीच कर सकते हैं। आपको यदि सत्य वाचा या सच बोलना है तो जागृति पूर्वक बोल सकते हैं, आनापानसति का जागृति का अभ्यास उसमें हो सकता है, लेकिन अफेक्शनेट स्पीच के लिए आपको आनापानसति के साथ साथ मैत्री भावना भी होनी चाहिए, और उस जागृति के साथ, उस मैत्री भावना के साथ, उस आत्मीयता के साथ आपको पेश आना है। इसलिए सत्य वाचा से आत्मीयता वाचा या लगाव की वाचा या प्यार की वाचा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको काइंडली स्पीच भी कहा जाता है, अफेक्शनेट स्पीच भी कहिए या काइंडली स्पीच भी कहिए, अलग उतना फर्क नहीं होगा, लेकिन अफेक्शनेट स्पीच ये मेरे को बहुत अच्छा शब्द लगता है काइंडली स्पीच के तुलना में। ओके, तो यह हो गई दूसरी वाचा। सॉरी बहुत समय गया, लेकिन ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए ऐसा। फिर तीसरी बात है वह है हेल्पफुल स्पीच। तो इसी से आते हैं कि हम जागरूक हैं, तो यह दूसरा स्तर हमें तीसरे स्तर पर लेके जाता है। तो जब हम यहाँ आते हैं तब हमें यह पता चलता है उसके प्रति जागरूक होकर कि जो मैं कह रहा हूं क्या इसके लिए मददगार होगा, क्या इसके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आत्मीयता से तो बात कर रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन क्या सही में इसके लिए अच्छा है ये, क्या सही में इसको मदद हो पाएगी। तो यह है मददगार स्पीच, और यह होता है कि हमारी उस व्यक्ति के प्रति हमारी भाव जो है बहुत विधायक हो, उसके प्रति सही में हम मैत्री भाव से परिपूर्ण हो, मैत्री युक्त हो, उसके प्रति प्रामाणिक तौर पर हमें चिंता ये शब्द नहीं है, लेकिन कंसर्न, जिसको इंग्लिश का अच्छा शब्द है, नॉट वरी बट कंसर्न, उसके प्रति जो है हमें एक काळजी, जिसको मराठी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन कंसर्न इस शब्द का हिंदी में कुछ आपको पर्यायी शब्द मिलता हो तो पता देख लीजिए, लेकिन एक उसके प्रति जो है वह यह होना चाहिए कि एक हम मैत्री भाव से ओतप्रोत हो, हम विधायक तौर पर बिल्कुल अच्छी तरह से विधायक रहे, और उसके प्रति एक प्रामाणिक हमारी चिंता नहीं करिए, प्रामाणिक काळजी या प्रामाणिक कंसर्न रहिए, जेन्युइन कंसर्न रहिए, जेन्युइन कंसर्न हो उस व्यक्ति के प्रति, और उसके बाद ही हम उसको कुछ
बता सकते हैं। तो इस कंसर्न के साथ ही, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है हम उसके प्रति कंसर्न हैं, और उदाहरण के तौर पर कि कोई गलत कृति कर रहा है और हम उसको फीडबैक देना चाहते हैं, और फीडबैक देना अच्छी भी बात है, लेकिन वो फीडबैक यदि हम उसको देते हैं और वो यदि एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर आपके फीडबैक देने का कोई फायदा नहीं हुआ, उसके लिए मददगार नहीं हुआ। आपका फीडबैक उसको मददगार होना चाहिए, और वह मददगार होने के लिए यह जरूरी है कि आपके अंदर उसके प्रति लगे कि आप बहुत विधायक हैं, और उसको लगे कि आपको सही में उसको बहुत ही एक प्रकार की कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है। सर्वसाधारण तौर पर फीडबैक देते वक्त हमने बहुत ही सजग रहना चाहिए, और वह सजग कि हमारा जो एक स्पिरिट होता है उसको फीडबैक देने का, वह फीडबैक देते वक्त क्या कहेंगे कि क्योंकि वह हमारा अच्छा मित्र है, उससे गलत न हो, वो अच्छी से सुधरे, इसलिए यदि हमें उसको कुछ वार्तालाप करना है तो पहले यह एहसास देने की जरूरत है कि आपके अंदर उसके प्रति एक विकास करने का जो भाव है, या उसके विकास के लिए या उसके मदद के लिए आप बहुत लालायित है, बहुत जागरूक है, और तभी आप वो दें तो अच्छा होगा। तो इसके लिए दूसरी भी बात है कि हमें इसके लिए दूसरे व्यक्ति में, उस व्यक्ति में क्या अच्छाई है वह भी हमें देखने की जरूरत है। हर इंसान 100% बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान, और कोई भी इंसान यदि वो बुद्ध है तो बात छोड़ दीजिए, और बुद्ध नहीं है तो कोई भी इंसान 100% सद्गुणी भी नहीं होता, या दोषों से परे भी नहीं होता। हर इंसान गुण दोषों से भरा हुआ है। तो हमने जिस व्यक्ति के भी संपर्क में है, उस व्यक्ति की पॉजिटिविटी और उस व्यक्ति का जो अच्छापन है वह देखने की कोशिश करते रहना चाहिए, और हमारे अंदर ही वो बात पैदा हो कि हम दूसरों की अच्छा ही देखने की अपने अंदर भी आदत डालें। वह हमें हेल्पफुल स्पीच करने के लिए मदद करेगा। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग का लेक्चर देते वक्त पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, और वह उदाहरण दिया है मरे हुए कुत्ते का, कि मरे हुए कुत्ते को देखकर जितने भी लोग जा रहे थे वह अपने नाक को हाथ लगाते हुए, बड़े कुछ न कुछ कमेंट करते हुए, बड़ा अपना चेहरा विचित्र तौर पर बनाते हुए, कोई दौड़ते हुए वहां से निकल के जाते थे जिस रास्ते से जा रहे थे कुछ लोग। तो उसमें से जो उनका मुखिया था, उन गुट का जो मुखिया था, उस मुखिया ने देखा उस कुत्ते को, और उनने बड़े जोर से कहा, वाह क्या सुंदर दांत है। तो उस मरे हुए कुत्ते को, जिसकी इतनी दुर्गंध आ गई थी, जो सड़ गया था, उसके सुंदर दांत वो देख रहा था, जो चमकीले, सफेद, नुकीले, जो कुछ भी देख रहा था, उन दांतों को देखकर वो यह कह उठा, वो इसने ये उद्गार निकाले, वाह क्या सुंदर दांत है। मतलब इतनी सड़ांध में भी वह उस कुत्ते के दांत की सुंदरता देख रहा है। कहने का मतलब है इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ एक होता है जो सुंदर होता है, जो अच्छा होता है।
लेकिन सर्वसाधारण तौर पर हम ऐसा नहीं करते। हमारा ध्यान तुरंत नकारात्मक की ओर जल्दी झुक जाता है, सकारात्मक को दूर रखता है। तो यह देखने की भी आदत डालिए, यह अच्छा होगा, ऐसा भंते जी भी हमें सलाह देते हैं। और यह इसके लिए जरूरी है कि यह यदि आदत हमारे अंदर है, हम दूसरों के यदि गुण देखते हैं, दूसरों की यदि अच्छाई देखते हैं, दूसरों की यदि विधायकता देखते हैं, दूसरों की यदि हमेशा पुण्य कर्म देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर भी वह भाव बनता है कि हम उसी आदत से किसी को मदद करें और यह मददगार वाचा का हम प्रयोग करें। और आज थोड़ा देर हो गया, अंत में आते हैं हम हार्मोनियस और यूनिफाइड स्पीच पर। और ये वाचा का सर्वश्रेष्ठ स्तर है कि जो भी हम बात करते हैं, और यह जो है, यह बात इसलिए करें कि हम हमारे आपस की क्या कहते हैं उसको, एक संगता बनी रहे, हमारी आपस की जो मित्रता बनी रहे। हम किसी भी दूसरे के, जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं तो बहुत बार, मैक्सिमम टाइम, हम तीसरे की बात करते हैं। और जब तीसरे की बात करते हैं तो हमारे दोनों के मन में तीसरे के प्रति एक गलत भाव यदि पैदा होता है, तो वो हार्मोनियस यूनिफाइड स्पीच नहीं होता, वो एकता निर्माण करने वाली बात नहीं होती। तो हमारी बात ऐसी होनी चाहिए, हमारा स्पीच ऐसा होना चाहिए कि हमने एकता निर्माण करने वाली बात करने की कोशिश करनी चाहिए। और यह करना अत्यंत मुश्किल होता है, यह सबसे मुश्किल कर्म है, क्योंकि हमारी जो कुछ भी आदतें हैं, और देखिए कि सच बोलना कितना कठिन होता है, उसके बाद अफेक्शनेट स्पीच उससे कितना कठिन है, उसके बाद फिर ये जो हर एक की अच्छा ही देखना, बुराई कभी न देखना, बुराई के प्रति जागरूक रहो, लेकिन बुराई देखकर कमेंट मत करो, जागरूक रहो। वह व्यक्ति जागरूक था कि ये कुत्ता सड़ा हुआ है, उसके प्रति जागरूक था, उसको दुर्गंध नहीं आ रही थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसमें भी वो ये देख रहा था कि उसके दांत बहुत सुंदर है। तो यह जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति है, हाँ उसमें ढेर सारी बुराई है, लेकिन ये अच्छा भी गुण है। तो हमारा ध्यान जो है जागरूक हो कि ये गलत व्यक्ति है, लेकिन उसके बीच में भी ये अच्छा गुण है। तो इसी तरह से ये कितना कठिन होता है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसी कठिन स्तर पर ये चौथा वाचा का स्तर है कि हम यदि आपस में बात करें तो कैसे भी तीसरे व्यक्ति के प्रति हम दोनों के बीच में एक नकारात्मकता बिल्कुल भाव न पड़े। तो हम दोनों के बीच में वो तीसरा व्यक्ति भी शामिल होता है, तो हम यह देखें कि हमारे अंदर एक यूनिटी बनी रहे। वह व्यक्ति यदि उसकी बात करता है तो हमें यह देखने की जरूरत है कि उन दोनों के बीच में भी एकता बनी रहे, उन दोनों के बीच में भी फूट न पड़े, उन दोनों के बीच में भी अलगाव पैदा न हो। यह जब तक बात यदि हम करते हैं तो हार्मोनियस और यूनिफाइड स्पीच है। तो यह बात हो कितना कठिन है, आप अपने अनुभव से जान सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं, हमेशा तीसरे की बात यदि करते हैं तो यह ध्यान में रहे कि जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के मन में उस तीसरे व्यक्ति के प्रति और कटुता का भाव निर्माण न हो, बल्कि उसके मन में यदि कटुता का भाव है तो वह कटुता का भाव उसके मन से कैसा दूर हो और वो दोनों के बीच में कैसा मिलाप हो। यह यदि बात करते हैं तो वह हार्मोनियस और यूनिफाइड स्पीच होता है। इस तरह से यह वाचा के 4 स्तर हैं, और इस तरह से यदि हम अपनी बात रखते हैं तो हम योग्य वाचा का प्रयोग करते हैं। हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के तहत जो सम्यक वाचा है उसके नीचे का स्तर जो है योग्य वाचा, जो लौकिक अष्टांग मार्ग का हिस्सा है,
इस तरह से हम अपने को आदत भी डालते हैं तो हम योग्य वाचा के स्तर पर कार्यरत है, ऐसा हम अपने आप को समझ सकते हैं। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। सॉरी, आज मैंने कुछ ज्यादा 10 मिनट बोल लिया, लेकिन माफ कीजिएगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और हमेशा हर वक्त कार्यरत होने वाली बात है। तो इसलिए इस बात पर आप गौर कीजिए, आप अपनी वाचा पर गौर कीजिए और आप किस तरह से बात कर रहे हैं उस पर गौर कीजिए, किसको मदद होती है क्या उस पर गौर कीजिए, क्या आप अपने इमोशन से किसी को रिएक्शन दे रहे हैं या इन वाचा के स्तर पर बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। तो आइए हम इस तरह से इस योग्य वाचा को समझने की कोशिश करें और इस योग्य वाचा के स्तर पर अष्टांग मार्ग का आचरण करने के हम प्रयास करें। जय भीम।